यूपीएससी की तैयारी में किसी स्टूडेंट्स का ऑप्शनल क्या होना चाहिए और उसका राइट क्राइटेरिया क्या होता है, आज का ये सेशन उसी पे है। और ये बात बहुत ज़हनी तौर से समझने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑप्शनल बिकम डिसिसिव इन योर फाइनल सिलेक्शन। ऑप्शनल तय करेगा आपके सिलेक्शन में आपके रैंक को, ऑप्शनल तय करेगा आपके जीएस में आपके मार्क्स को, ऑप्शनल तय करेगा ऐसे में आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है वो तय करेगा कि इंटरव्यू आपका कितना शानदार होगा। चूँकि ये सेशन आज का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लेकर के है, तो हम उस पर ही बात करेंगे। और आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी क्यों होना चाहिए या आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। हो सकता है कई मुद्दों पे आप हमसे सहमत नहीं भी हो। जरूरी होगा कि आप पहले आराम से समझो और फिर आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि सर मुझे क्या ऑप्शन रखना चाहिए। ये 30 मिनट का वीडियो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में मील का पत्थर साबित होगा। मैं हूं मुकेश सिंह और चलते हैं हम लोग एक बार अपने ब्लैक बोर्ड पे, जहां पे मैं लिख करके इन सारी बातों को बताऊंगा। ये समझते कि वो क्राइटेरिया क्या होता है, आप लोग खुद से तय करोगे। जैसे में ऑप्शनल, कुछ ऑप्शनल होता है जैसे साइंस का होता है। मान लीजिए साइंस का ऑप्शनल कोई भी ऑप्शनल है, आपका ऑप्शनल हो सकता है कि फिजिक्स हो, आपका ऑप्शनल केमिस्ट्री हो, आपका ऑप्शनल मैथ हो सकता है, या आपका ऑप्शनल बायो हो सकता है। इसमें से कोई भी आपका एक ऑप्शनल यहाँ पे आप रख सकते हैं, आपका हो सकता है। लेकिन इन ऑप्शनल के साथ क्या है, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं। आपके जीएस मेंस में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, केमिस्ट्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैथ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बायो का क्या है थोड़ा बहुत जो है वो जीएस के पेपर 3 में जो बायो है उसका कंट्रीब्यूशन है। ले दे करके हम ये देखें कि ये एक प्योर साइंस सब्जेक्ट है और इससे हमें कुछ एडवांटेज मिल नहीं रहा है। दूसरा क्या है, कंपटीशन। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई है तो आपका जो कंपटीटर होगा वो होगा कोई ना कोई आईटीएंस होगा। अब मान लीजिए कोई आईटीएंस हैं या कोई डॉक्टर्स हैं, ठीक है, या आपने अपना जैसे मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कोई रख लिया, कोई बच्चा कॉमर्स रख लिया, तो आप ऐसे सब्जेक्ट क्या है, एक तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। और दूसरा कि कंपटीटर आपका, ये जो कंपटीटर है इसका नंबर क्या है, बहुत मतलब ये जो है ना बहुत टफ कंपटीशन देगा आपको। इसलिए भी हम इसको नहीं रखते हैं कि बिकॉज हम लोग यहाँ पे ना डॉक्टर हैं, ना आईटीएस हैं, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना हम स्पेशलिस्ट हैं, हम एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं। तो अगर मान लो कोई आईटीएस है तो मैं उनको कहूँगा हाँ आप रख लीजिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मैं उनको कहूँगा हाँ आप सीए या कॉमर्स रख रहे हैं आप रख लीजिए। या कोई बच्चा मास्टर किया है जूलॉजी से, बोटनी से, फॉरेस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, जियोलॉजी से, तो मैं उसको कहूँगा कि हाँ आप इसको रख लीजिए क्योंकि आपने उसमें मास्टर किया हुआ है। लेकिन एक नॉर्मल जो बच्चा है जिसका स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसका कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जो बस स्कूल गया है, जो बस कॉलेज गया है, आया है गया है, सिर्फ क्या था कि भाई कॉलेज पास करना है। और कॉलेज कैसे हम लोग पास करते हैं हम सबको पता है कि हमारे प्रोफेसर गेस्ट क्वेश्चन कर दिए 5-5, 8-8 और उसमें 8 में से 5 पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में पास कर जाते हैं। फर्स्ट ईयर में भी यही किए, सेकंड में यही किए, थर्ड में यही किए, फोर्थ ईयर में यही करते हैं। तो हमारे हिसाब से पहला जो क्राइटेरिया यहाँ पे टोटली क्या होता है, फेल हो जाता है कि चूंकि आप ना आईटीएस हैं, ना आप डॉक्टर हैं, ना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपका दूसरा यहाँ पे जो एक मेजर प्रॉब्लम है, ऑप्शनल से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होता है वो बहुत कम होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना अपीयर होता है यहाँ से। यूपीएससी में स्केलिंग है, 4 ऑप्शनल आज की डेट में बहुत कॉमन है, ठीक है, जिसमें से वो 4 ऑप्शन क्या क्या है, या तो पीएसआईआर है, या तो सोशियोलॉजी है, या तो एंथ्रोपोलॉजी है, और या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से जनरली कोई एक होता है। तो ठीक है, तो पहला जो 4 ऑप्शनल है जो यूपीएससी का, अगर आप रिजल्ट देखिएगा या आपके पास चैट जीपीटी है, आप उस पर जाकर के सर्च कर सकते हो, या आपके पास गूगल का डाटा हो उस पर सर्च कर सकते हो कि पिछले 5 साल में या पिछले 2 साल में या लास्ट ईयर ही यूपीएससी में टॉप 5 सब्जेक्ट क्या रहा जिससे सबसे बच्चा ज़्यादा क्वालिफाई किया हुआ है। और दूसरा उसमें सर्च कीजिए
कि परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन किस विषय से रहा है। उस हाईएस्ट परसेंटेज में एंथ्रो का परसेंटेज क्या है, 9%, जो पहले 13 था, अभी 9% चल रहा है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है। फैक्ट है कि जब हाईएस्ट परसेंटेज है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एंथ्रो से जो मेंस देता है उसका संख्या ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का संख्या अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे फायदा होता है स्केलिंग से, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्या होता है, स्केलिंग होता है। और स्केलिंग का रूल का मतलब हुआ कि अगर किसी विषय से 500 बच्चा अपीयर हुआ, 500 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ जैसे मान लीजिए, और अगर किसी सब्जेक्ट से 5000 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ और किसी से 50 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ, तो यूपीएससी का कहना है कि हम जो रिजल्ट लेंगे, जितने भी 34 ऑप्शनल हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे 5% केवल 5% रिजल्ट लेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि भाई 500 का 5% कितना हुआ, 5000 का 5% और 50 का 5%। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि भाई फिजिक्स से स्टूडेंट्स इतना अपीयर हुआ, मैंने यहाँ पे कहा कि आपका जो हिस्ट्री से स्टूडेंट्स इतना अपीयर हुआ, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई एंथ्रो से इतना अपीयर हुआ। सपोज करते हैं, हम एक बात कर रहे हैं, ये कुछ डाटा नहीं है, एक सपोज की बात कर रहा हूँ। तो 500 का 5% आप समझ रहे हैं, तो 500 का 5% कितना हो जाएगा भाई, 25 स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, टोटल 25 स्टूडेंट लेगा फाइनल सिलेक्शन में। 50 का 5% का मतलब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 स्टूडेंट, 2.5, 2.5 स्टूडेंट्स यहाँ पे लेगा, किससे, फिजिक्स से। और यहाँ पे मैंने कहा कि एंथ्रो में 5000 है अगर बच्चे अपीयर हुए, तो इसका 5% का मतलब हुआ, सीधा सीधा आंकड़ा क्या हो जाएगा, 250 पार्ट। और यही स्केलिंग है। स्केलिंग में हमें देखना पड़ता है, 3 बातें क्लियर हो गया कि हमें वैसा कोई ऑप्शनल नहीं लेना है जिसमें हमने मास्टर नहीं किया हुआ है, जिसमें हम डॉक्टरेट या आईटीएंस या डॉक्टर या सीए नहीं हैं। हम स्केलिंग को देखते हैं। हम यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में आपने क्या मार्क्स लगाया हुआ है, हम उसको यहाँ पे नहीं कंसीडर करते हैं। तो ग्रेजुएशन का मार्क्स का आता कैसे है वो हम सबको पता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली पता है। दूसरा जो क्राइटेरिया इसका है कि लोग कहता है कि भाई वो ऑप्शनल इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। दूसरा होता है इंटरेस्टिंग होना। भाई इंटरेस्टिंग वो ऑप्शनल है कि नहीं है आपका। अगर आपका ऑप्शनल इंटरेस्टिंग है तो आप लेंगे। इंटरेस्टिंग मेरे समझ से कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, ये एकदम से बेकार का मेरे समझ से लॉजिक है। वजह क्या है कि आप मेरे पास आप कोई कलम खरीद के लाते हो, उस कलम से आप लिखने जाते हो, 10 दिन 20 दिन लिखते हो, उस कलम से आपको कलम अच्छा लगने लगता है, आपका उंगली बैठने लगता है और वही कलम अगर गायब हो जाता है तो आपको बड़ा दुख होता है, जबकि वही कलम मार्केट में दुकानों पर रखा हुआ है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्टिंग का संबंध होता है कि आप उस चीज के साथ कितना समय दिए हैं। रेनॉल्ड का पेन दुकानों में भरा पड़ा है, लेकिन वो रेनॉल्ड का पेन जो आपके पास है वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। ऑप्शनल के साथ भी यही होता है कि अगर आपने जिस ऑप्शन में ज्यादा आप टाइम देते हो, ज्यादा इनपुट देते हो, ज्यादा उस पर वर्क करते हो, एक थोड़ा स्पेस देते हो उस ऑप्शनल पे, और वही ऑप्शनल ठीक है आपको तो थोड़े समय के बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है और कोई लॉजिक नहीं। हमने देखा है हिस्ट्री जैसे ऑप्शन में लोग को बोर होते हुए, हमने देखा है। आपको मैथ नहीं आती है तो आप मैथ में बोर हो जाइएगा, आपको फिजिक्स नहीं आती है आपको फिजिक्स में बोर हो जाइएगा, आपको पॉलिटी समझ में आती है तो आप पॉलिटी में आपको अच्छा लगेगा, आपको सोशियोलॉजी समझ में सोशियोलॉजी अच्छा लगेगा, आपको बायोलॉजी समझ में आपको बायोलॉजी अच्छा लगेगा। जो समझ में आता है, समझ में क्यों आता है, क्योंकि आपने पहले उस पर टाइम दिया है। वही हाल यहाँ पे, आप अगर अब से यहाँ पे टाइम देंगे तो तय बात है जो भी ऑप्शनल हो, आप कोई भी ऑप्शन रख सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम यू आर राइट नाउ पेइंग ऑन दैट ऑप्शनल प्रिपरेशन। उस ऑप्शनल के प्रिपरेशन में आप अभी कितना टाइम देते हो। एक क्राइटेरिया इंटरेस्टिंग का सिर्फ ये होता है और कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सिलेबस का लेंथ, कई बच्चों को होता है कि भाई सिलेबस का लेंथ देखता है लोग, तो सिलेबस का लेंथ कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसका वजह क्या है, जो लेंथ है ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। वजह क्या है
कई ऑप्शनल ऐसे हैं जिसके सिलेबस को वेल डिफाइंड नहीं किया गया है, और कई ऑप्शनल को यूपीएससी ने बहुत हाईली ऑर्गेनाइज करके वेल डिफाइंड करके आपको दिया हुआ है। जिन ऑप्शनल को वेल डिफाइंड नहीं किया गया है वो लगता है कि शॉर्ट है सिलेबस, जिसको वेल डिफाइंड किया गया उसको लगता है कि बड़ा है। जैसे कई दफ़ा आप देखिएगा लिटरेचर का ऑप्शनल तो लगता है छोटा, पर जब अंदर जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ वहाँ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो लेंथ, सिलेबस का जो लेंथ है जो यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है वो कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है ऑप्शनल के सिलेक्शन में। थर्ड जो एक मुद्दा होता है बच्चों की तरफ से ऑप्शनल के सिलेक्शन में, क्वेश्चन कैसा आता है। ये क्राइटेरिया जेन्युइन क्राइटेरिया है। क्वेश्चन जो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऑप्शन जब भी आप चुने तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये समस्या है पब्लिक एड, जैसे आपका ऑप्शनल अगर मान लीजिए पब्लिक एड है तो पब्लिक एड का क्वेश्चन ही समझ में बच्चों को नहीं आती। यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या ये है। आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है, पीएसआईआर में कुछ पार्ट तो समझ में आता है, क्योंकि पीएसआईआर में हिस्ट्री भी है, पीएसआईआर में ज्योग्राफी में आपका इकोनॉमी भी है, पीएसआईआर में आपका आईआर भी है, पीएसआईआर में आपका पॉलिटी भी है। लेकिन पीएसआईआर में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पब्लिक एड भी है। एक बात याद रखिएगा, पीएसआईआर का जो पॉलिटी है वो पब्लिक एड से जुड़ा हुआ है, इसका जो आईआर है वो पब्लिक एड से जुड़ा हुआ है, और पीएसआईआर से ही पब्लिक एड अलग हुआ है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो पीएसआईआर का मतलब हुआ आपको बहुत सारा चीज आना भी चाहिए, और पब्लिक एड वाला जो एरिया है खास करके ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा टेंशन है। यहाँ ऐसे कुछ और भी ऑप्शनल हैं जिसका क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए फिलॉसफी हो गया या साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ही समझने में दिक्कत होता है। कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिसका क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। ठीक है ना, कई दफा लिटरेचर के क्वेश्चन को भी समझने में दिक्कत होता है, जबकि कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिसके सिलेबस समझने में बहुत आसान होता है। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन समझने में बहुत आसान होगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो बहुत समझना आसान हो जाता है, एंथ्रो क्वेश्चन समझना आसान हो जाता है, साइंस वाले जितने भी सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन समझना आसान हो जाता है। तो वहाँ पे ये देखते हैं, तो क्वेश्चन हमेशा देखना चाहिए बिफोर गोइंग टू ऑप्ट एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। और आप इस क्राइटेरिया पे हम देखते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है ऑप्शनल में, ठीक है, उस ऑप्शनल का कंट्रीब्यूशन सबसे जो मेन क्राइटेरिया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट ऑप्शनल। कंट्रीब्यूशन जो है उस ऑप्शनल का आपके जीएस के चारों पेपर में क्या है। जीएस के पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में क्या कंट्रीब्यूशन है। दूसरा आपका एसे में क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा आपका इंटरव्यू में क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर वो ऑप्शनल आपके जीएस के चारों पेपर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो एसे में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरव्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो ऑप्शनल आपके लिए बेहतर होगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है, और यही एक वजह है कि मास जो स्टूडेंट्स हैं या तो वो एंथ्रो रखता है या तो वो पीएसआईआर रख लेता है। तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेहतर कंट्रीब्यूशन है यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर में भी, एसे में भी और इंटरव्यू में भी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो यहाँ पे मैं दोनों का बात कहूँगा कि पीएसआईआर और एंथ्रो दोनों का है एक बैलेंस है, दोनों में कंट्रीब्यूशन क्या है बहुत अच्छा है। केवल पीएसआईआर का एक जो नेगेटिव साइड है वो है पब्लिक एड का होना, पॉलिटी का होना। जो पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं वास्तव में उसका लेवल पब्लिक एड के लेवल पे चला जाता है। अब पब्लिक एड का मतलब वो वहाँ पे थिंकर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारा एक मैनेजमेंट का पार्ट है, और वो समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है जो एंथ्रो में नहीं। बस एक इतना ही यहाँ। और पांचवा होता है आपके पास उस सब्जेक्ट का ऐसा मेंटोर जो आपको टाइम दे, मटेरियल आपके पास हो, मेंटोरशिप हो आपके पास, मटेरियल हैं। अगर ये एक ट्रस्ट की बात है, ये जिस पे भरोसा हो उससे आप क्लास करो, जिस पे भरोसा हो उसका आप मटेरियल पढ़ो, और उस ऑप्शन में आप टाइम दीजिए। आपका मेंटर, आपका टीचर आपके लिए अगर 24 आवर या 12 आवर या 5 घंटा भी अवेलेबल हैं जो आपको टाइम देते हैं, उनका चुनाव करना चाहिए। वजह क्या है, ऑप्शनल है ये,
और ऑप्शनल का जो रोल है फाइनल जो सिलेक्शन में, वो बहुत बड़ा होता है। आज के दौर में हम कहते हैं कि अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करो, आप क्या कर रहे हो, केवल मजाक कर रहे हो। आप भले ही प्रीलिम्स पास कर जाएंगे पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस साल भी आपको अपीयर होना है, जब तक आपका ऑप्शनल का तैयारी नहीं होता, यूपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रीलिम्स का जो आप फॉर्म भरते हैं और आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है, तो वो अटैम्प्ट आपका यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनके दिमाग में एक बात होती है कि देखते हैं इस बार, क्या देखने जाओगे, माने एग्जाम हॉल में बैठ के क्या एग्जामिनर का मुंह देखने जाओगे, या अगल बगल में जो बच्चे बैठे हैं उनका तकलीफ देखने जाओगे कि उसे नहीं बन रहा है और आपसे बन रहा है, या आपसे नहीं बन रहा है उसे बन रहा है। तो अटेम्प्ट क्यों बर्बाद करना है भाई? अटेम्प्ट का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू तब समझ में आता है जब आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, जब आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, फिर समझ में आता है कि भाई अटेम्प्ट का वैल्यू क्या होता है। काश भगवान ये लास्ट अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट और मिल जाता, एक अटेम्प्ट और मिल जाता। क्योंकि ये वो नशा है यूपीएससी की तैयारी करना, बने तो कलेक्टर और बिगड़े तो फिर आदमी कहीं नहीं रह जाता है। तो अगर एक बार इस मैदान जंग में आप कूद चुके हैं तो एक बात याद रखिए, कहते हैं कि आपके पास यूपीएससी की तैयारी करते करते कितना शानदार अनुभव होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप उन परिस्थितियों से आराम से आप निकल सकते हैं और लाइफ में डगमगाने की चांस यहाँ पे नहीं होती है। आदमी के पास तमाम विकल्प होता है। और ज़्यादातर जो टीचिंग फैकल्टी जो आज पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े शोहरत कमा रहे हैं, तो मेजोरिटी क्या है, वो यूपीएससी वाले लोग हैं। ठीक है, और तो ये है हमारे तरफ से आप लोगों को ऑप्शनल का क्राइटेरिया। अब रही बात, हम लोग बात करेंगे कि भाई एंथ्रो ही क्यों लें, क्या एंथ्रो ये 500 क्राइटेरिया पे फिट बैठता है? ठीक है, तो मैंने यही कहा है कि चूंकि एंथ्रो फिट बैठता है, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए कि एंथ्रो फिट बैठता है। और इसलिए नए बच्चे जो हैं, जिनको हो सकता है उनको यूनिवर्सिटी में नहीं हो ऑप्शनल, उनको परिचित भी नहीं, और कई बच्चों के यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये साइंस है, क्योंकि हकीकत ये है ये साइंस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट साइंस का आपको दिखता है, वो पार्ट तो मैं ऑलरेडी बायोलॉजी पढ़ाते हुए जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे जीएस के क्लास में, उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। और यही बात मैं सिलेबस अभी निकाल रहा हूँ और सिलेबस में आपको दिखाऊंगा कि ये सब आप पढ़े हुए हो। और ये बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो आप नहीं भी पढ़े हुए हो, फिर भी आप ऑब्जर्व करके पढ़ते हो। एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऑप्शनल ऐसा होता है जिसमें हमेशा आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ऑन बोर्ड वर्क करना पड़ेगा, लिख के पढ़ना पड़ेगा। और कुछ ऑप्शनल ऐसा होता है जिसको आप ऑब्जर्व करके पढ़ सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं, सोच के पढ़ सकते हैं। और उसमें भी एंथ्रो का जो टॉपिक है, यहाँ पे लगभग आपको 30% टॉपिक मिलेगा, जहाँ पे जो जितना सोचेगा बच्चा वो उतना अच्छा करेगा, जितना ऑब्जर्व करेगा उतना अच्छा करेगा। और ऐसे तमाम टॉपिक यहाँ पे हैं। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे यहाँ पे कि अदर क्या क्या इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है क्या, और सिलेबस कितने में बटा हुआ है। थोड़ा सा इस बेसिक बात को समझिए। मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी ये डिसिप्लिन है क्या। एंथ्रो जो शब्द है, ये दोनों और लोगी जो शब्द है, एंथ्रोपस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। एक बात समझिएगा, विषय क्या है, मैं ये शॉर्ट बता रहा हूँ। एंथ्रोपस का मतलब होता है ह्यूमन, याद रखिएगा। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस का जो मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, स्टडी। तो ये विषय किसका स्टडी है, ह्यूमन का स्टडी है। पूरा जो विषय है वो ह्यूमन का स्टडी है। अब ह्यूमन का स्टडी आप करने जा रहे हैं, भाई ह्यूमन का स्टडी तो सोशियोलॉजी भी करता है, ह्यूमन का स्टडी तो बायोलॉजी भी करता है, ह्यूमन का स्टडी तो पॉलिटिकल साइंस भी करता है, और ह्यूमन का स्टडी तो इकोनॉमी भी करता है एक्चुअल में, क्योंकि सब कुछ क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक है। लेकिन ह्यूमन सेंट्रिक कहने से सब ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है।
सोशियोलॉजी केवल एक एस्पेक्ट का स्टडी करता है जिसका नाम है सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है, जिसका नाम क्या है सोशल कस्टम, जिसका नाम क्या है सोशल हेरार्की, जिसका नाम क्या है सोशल सिस्टम। तो वो केवल फैमिली, मैरिज, किनशिप इसका बात करेगा। इकोनॉमी जो है केवल इकोनॉमिक अफेयर्स का बात करता है। बायोलॉजी जो है ह्यूमन के अंदर, जो शरीर के अंदर जो है सिस्टम कैसे वर्क करता है, सेल कैसे काम करता है, कैरेक्टर कैसे पास करता है, ये उसका केवल बात करता है। एंथ्रोपोलॉजी वास्तव में ये सोशल एस्पेक्ट्स का भी बात करता है, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का भी बात करता है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट का भी बात करता है और ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का भी बात करता है। अब सवाल है कि जब ये सारे का बात करेगा, ये हिस्ट्री का भी बात करेगा, ये ज्योग्राफी का भी बात करेगा, ये जियोलॉजी का भी बात करेगा, ये साइंस का भी बात करेगा, अगर सबका बात करेगा, जब ये सबका बात करेगा तो तय बात है कि कहीं भी ये डेप्थ में बात नहीं कर सकता है, क्योंकि डेप्थ में करने का मतलब एक नया विषय पैदा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सबका बात करता है, इसलिए सुपरफिशियल बात करता है, ये ऊपर ऊपर का बात करता है, ये अंदर की बात नहीं करता है, और इसलिए भी ऑप्शनल बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। एक बात क्लियर हो गया, मतलब ये सोशल एस्पेक्ट का भी बात करेगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट का भी बात करेगा, बायोलॉजी का भी बात करेगा, पोल साइंस का भी बात करेगा। क्योंकि ये सबका बात कर रहा है इसलिए वास्तव में किसी का बात नहीं करते होता है, और जो करता भी होता है जितना बात, ये केवल सुपरफिशियली बात करते होता है। जो विषय सबका बात करता है वो डाइवर्सिटी की बात करता है, और जो डाइवर्सिटी की बात करता है वो जीएस के पूरे सेगमेंट को कवर करता है, वो एसे को कवर करता है, वो इंटरव्यू को कवर करता है और सुपरफिशियली कवर करता है। तो आप जब जीएस का पेपर लिखते हैं, आप जब एसे का पेपर लिखते हैं, आप जब इंटरव्यू में जब जाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन कोई बोर्ड पूछता है या मेंस में आता है, तो आप अपना डाइवर्स, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगा करके अपने आंसर को हाईएस्ट स्कोरिंग बना लेते हैं, और इसलिए ऑप्शनल बहुत फिट ऑप्शनल माना जाता है, वन ऑफ द एडवांटेजियस ऑप्शनल माना जाता है। और यही वजह है, चाहे वो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो बैकग्राउंड मेडिकल साइंस का हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, चाहे वो किसी और बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, वो फ्रीक्वेंटली इस ऑप्शनल को जो समझ गया बच्चा, वो आता है दिल्ली चुपचाप से ऑप्शनल लेता है, अपना फैकल्टी चुनता है और चुपचाप से पढ़ाई में लग जाता है और फाइनली सिलेक्शन ले लेता है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बस प्लान करते रहता है, समय बिता लेता है, अटेम्प्ट भी खराब कर लेता है और फाइनली उसको कुछ नहीं मिल पाता है। तो कुछ बच्चे के दिमाग में बैठा हुआ कि भाई हमने बीए इस विषय से किया हुआ है तो हम यही रखेंगे, हमारा दोस्त ये रख लिया हुआ है विषय तो हम ये रख लेंगे, या उस किसी कोचिंग में गया हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना, कोई वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शनल नहीं है तो मजबूरी बस वो कोई ऑप्शनल लेकर के अपना तैयारी शुरू कर देता है, या वो जानकारी उसको नहीं है इतना सारा कि उसको, क्योंकि उसके घर में कोई आईएएस आईपीएस नहीं है जो उनको बता सके सही से सही टाइम पे। और इस नहीं जानकारी की वजह से भी कई बच्चे क्या होते हैं, गलत ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं और फाइनली क्या होता है, वो ट्रैप में फंस जाता है और फिर उसका सिलेक्शन धरा रह जाता है। ये ऑप्शनल आपको ह्यूमन सेंट्रिक है। अब ह्यूमन सेंट्रिक है, मैंने कहा इसके कोड में क्या ह्यूमन है, यहाँ पे इसके कोड में क्या है, यहाँ पे ह्यूमन ये स्टडी करता है, ह्यूमन का स्टडी करता है, और ह्यूमन के किस पक्ष का स्टडी करता है। आप जब ह्यूमन का स्टडी करने जाते हैं तो यहाँ पे मेनली दो चीज का स्टडी करता है, ठीक है। वो दो चीज क्या है, एक है ह्यूमन एज ए फिजिकल लिविंग बीइंग, क्योंकि एक इंसान है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना दे दूँ, अगर ये एक क्या है, ये एक इंसान है और ये एक एज ए इंसान का स्टडी करता है ये। और दूसरा, ह्यूमन ने अपने आसपास के सराउंडिंग में जो चेंज किया, अपने आसपास के सराउंडिंग में जो चेंज किया, उस चेंज का नाम है कल्चर। उस चेंज का नाम क्या है, कल्चर। तो ये उस कल्चर का स्टडी है। कल्चर का मतलब हुआ मैन मेड थिंग्स, इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैन मेड। तो दो बातें हो गया, एक मैन का स्टडी करना और एक मैन मेड चीजों का स्टडी करना, मैन मेड व्यवस्थाओं का स्टडी करना, मैन मेड सभी सिस्टम का स्टडी करना, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। इस बात को यहाँ पे हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम लोग को देखने वाली बात क्या होगी कि मैंने कहा एक ह्यूमन का स्टडी करना, भाई ह्यूमन के किस चीज का स्टडी करना है, तो ह्यूमन में जो वेरिएशन है उस वेरिएशन का स्टडी करना है।
एमोंग ह्यूमन जो वेरिएशन है उस वेरिएशन का स्टडी करना है। और कल्चर में क्या स्टडी करना है? एमोंग कल्चर जो वेरिएशन है उस वेरिएशन का स्टडी करना है। कुल विषय यही है, टोटल विषय यही है। यहाँ जो वेरिएशन है, हम गोरे हैं, वो काला है, वो लंबा है, वो मोटा है, वो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, क्यों ऐसा है, इसका स्टडी करना है। और हमारा खान पान ऐसा है, हमारा पहनावा ऐसा है, हमारा रहन सहन ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, हमारा रीति रिवाज ऐसा है, उस वेरिएशन का स्टडी करना है। अब सवाल है कब से स्टडी करना है? तो जब से एप से, प्राइमेट जो है, एप से ह्यूमन जो बना है, ये फोर्टनाइटली तो बना नहीं है, एप से ह्यूमन बनने तक और वर्तमान में जो ह्यूमन है अब तक, टिल टुडे की बात कर रहा हूं, अब तक का जो ह्यूमन के शरीर में जो परिवर्तन हुआ है एप से लेकर के ह्यूमन बनने तक, और ह्यूमन से लेकर के अब तक जो चेंज होते हम लोगों में गया है, उन तमाम चेंज का स्टडी करना है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। ह्यूमन के इवोल्यूशन का स्टडी करना है। तो जब ह्यूमन के इवोल्यूशन का स्टडी करेंगे तो तय बात है ह्यूमन ने ही तो कल्चर डेवलप किया था, तो ह्यूमन के कल्चर के इवोल्यूशन का भी यहाँ पे स्टडी करना है। ह्यूमन के कल्चर के इवोल्यूशन का भी स्टडी करना है कि कब क्या डेवलप हुआ। क्योंकि शुरुआत में जो घर था वो गुफा में रहता था लोग, तो गुफा से लोगों ने घर बनाना शुरू किया, झोपड़ी बनाया, झोपड़ी से मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी से ईंटे के घर बनाए, ईंटे से आज स्टील के घर बनाने लगा लोग। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन में परिवर्तन होता गया, उस परिवर्तन का, चेंज का स्टडी करना है, वैसे ही ह्यूमन के कल्चर में जो चेंज होता गया उस चेंज का भी स्टडी करना है। कब से? सिंस ओरिजिन एंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, जब से ह्यूमन बना तब से। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस स्टडी करने के लिए भाई आप कैसे स्टडी करेंगे, आपके पास क्या सुविधा क्या है? अब ह्यूमन के चेंज का स्टडी करना होगा तो आपको ह्यूमन का स्केलेटल चाहिए, तो आप स्केलेटल से आप स्टडी कर पाएंगे, तभी आप कनेक्शन बिठा पाइएगा। वैसे ही अगर कल्चर का स्टडी करना है तो कल्चर के लिए भी आपको स्केलेटल चाहिए। और इसके स्केलेटल को, कल्चरल स्केलेटल को क्या बोलेंगे भाई? अगर पुराने जमाने का सिक्का देखो, पुराने जमाने के बर्तन देखो, पुराने जमाने का अनाज देखो, उस स्केलेटल को हम लोग बोलते हैं आर्टिफैक्ट कहते हैं। आर्टिफैक्ट कहते हैं कि ये गिलास मिला है, ये मूर्ति मिला है, ये सिक्के मिला है, तो कितना पुराना है। तो यहाँ पे कल्चरल को रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और यहाँ पे फिजिकल, शारीरिक जो कोरिलेशन है, संबंध है, उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये स्टडी हम करते हैं। तो ये तीन बातें आपको समझ में आ गया। तो पेपर 1 जो है में आप बेसिकली जब आप स्केलेटल का स्टडी करते होते हो तो आप वास्तव में क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जब आप ह्यूमन के, ठीक है, जब आप ह्यूमन के फिजिक जो है, बॉडी, शारीरिक जो चेंज है, इसका स्टडी करते हो, फिजिकल एस्पेक्ट्स का, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कि शरीर में जो चेंज हुआ। जब आप कल्चर और सोसाइटी का स्टडी करते हो, क्योंकि ये चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, कल्चर में जो चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोशियो कल्चर बोलते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसको कहते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और इसी क्रम में क्या हुआ, चूंकि ह्यूमन ने जो अपना यात्रा किया और उस यात्रा में जिन चीज़ों को डेवलप किया, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने के लिए एक जरिया बनाया, जिसका नाम है लैंग्वेज। लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ, और लैंग्वेज एक टूल्स बना ताकि वो कल्चरल एलिमेंट को, ह्यूमन के स्ट्रगल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करा सके, ले जा सके। और उस एस्पेक्ट को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक। सो लैंग्वेज आर द टूल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे हम लोग चौथा पढ़ते हैं, लैंग्वेज का पढ़ाई करते हैं। इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या हो गया? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के 4 ब्रांच ही हैं।
एक है आपका आर्कियोलॉजी, एक नंबर में क्या हो गया आर्कियोलॉजी, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, दूसरा हो गया फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा हो जाएगा आपको लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, चौथा हो जाएगा आपको सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इन्हीं चार को आप जब इंडिया के सिनेरियो में पढ़ते हैं, केवल इंडिया के रेफरेंस में, तब इसे बोलते हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। अब इसी को जब वर्ल्ड के रेफरेंस में पढ़ते हैं तब वो हो जाता है पेपर 1 का एंथ्रोपोलॉजी। जब पूरे वर्ल्ड के रेफरेंस में पढ़ते हैं तब हो जाता है पेपर 1। अब तय बात यहाँ पे है कि जब आप जाओगे किसी के शरीर में अंतर पढ़ने के लिए कि भाई वो काला क्यों है, तो वहां पे ढूंढोगे ना कि भाई मेलानिन पिगमेंट जवाबदेह होता है। कोई लंबा आदमी है तो उसका बाल बच्चा लंबा ही होगा, तो कारण को तलाशोगे ना कि भाई इसके लिए जीन जवाबदेह है। तो वो जो कारण जब तलाशते हैं, उस कारण को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, एक कल्चरल ग्राउंड पे, दूसरा साइंस के ग्राउंड पे, तीसरा आर्कियोलॉजिकल ग्राउंड पे, चौथा लैंग्वेज के ग्राउंड पे। इन 4-5 ग्राउंड को हम यहाँ पे यूज करते हैं सो दैट कि हम किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी फेनोमेना को, किसी भी फीलिंग को, एब्स्ट्रैक्ट थॉट को, जैसे भूत हो गया, प्रेत हो गया, आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया, 4 आश्रम हो गया, 4 धाम हो गया, पवित्र जगह हो गया, पवित्र वन हो गया, पवित्र नदी हो गया, किसी भी चीज पे आप सोचते विचारते हैं तो वहां पे आपको इन चारों एस्पेक्ट्स को मिलाना है। केवल एक क्वेश्चन का आंसर ये केवल एक बेसिस पे हम नहीं करेंगे, हम इन चारों बेसिस को जोड़ करके करेंगे, वो आंसर हाईएस्ट एवर स्कोरिंग ऑप्शन हो जाता है। एंथ्रो रखने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्कोर भी ये करने में मदद करेगा। जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी का, उन सबके लिए क्या होगा, ये डिसिसिव होगा और यही डिटर्मिनेंटल होगा आपके सिलेक्शन में